तो कंट्रोलिंग सबसे छोटा चैप्टर है आपका, तो मैं बड़े चैप्टर से शुरू करती हूँ, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग से। ठीक है, तो बेटा स्टाफिंग से शुरू कर देते हैं आज। बातें मत करना प्लीज, ठीक है। तो मैनेजमेंट फर्स्ट पार्ट ऑफ बिजनेस स्टडी आपका मैनेजमेंट था। मैनेजमेंट के आपको पता है 5 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल। स्टाफिंग होती है पुटिंग राइट पर्सन ऑन राइट जॉब। स्टाफिंग में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। स्टाफ का मतलब क्या होता है? वर्कर्स। तो वर्कर से रिगार्डिंग जो भी एक्टिविटीज होती है वो सब स्टाफिंग का पार्ट है। तो स्टाफिंग में बहुत सारी चीजें आती है बेटा। रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट का मतलब आप पूरा एक टॉपिक पढ़ोगे स्टाफिंग। स्टाफिंग इन्वॉल्व रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है सर्चिंग ऑफ एम्प्लॉय। वर्कर को सर्च करने को हम रिक्रूटमेंट कहते हैं। मैंने बोला स्टाफिंग बेटा पूरा का पूरा ये चैप्टर वर्कर से रिलेट करेगा। ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन जब भी वर्कर को सेलेक्ट करती है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करती है। तो स्टाफिंग में रिक्रूटमेंट भी आता है, वर्कर को सर्च करना इज नोन एज रिक्रूटमेंट। सिलेक्शन भी आता है, वर्कर को चूज करना इज नोन एज सिलेक्शन। ठीक है, रिक्रूटमेंट इज सर्चिंग, सिलेक्शन इज चूजिंग, वर्कर को प्लेसमेंट प्लेस करना इज नोन एज प्लेसमेंट, वर्कर को इंट्रोड्यूस करवाना इज नोन एज ओरिएंटेशन। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज स्टाफिंग, और भी बहुत सारी चीजें बेटा आप अभी चैप्टर में पढ़ोगे। तो स्टाफिंग होता है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एक्सेट्रा ऑफ पर्सोनल। ठीक है, पूरा चैप्टर बेटा वर्कर से रिलेट करता है। तो वर्कर से रिगार्डिंग जो भी एक्टिविटीज आती है वो सब स्टाफिंग का पार्ट होती है। उस दिन फोन वोन मत रखना मेरे हाथ अपने हाथों में। तो स्टाफिंग इन्वॉल्व रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एक्सेट्रा ऑफ पर्सोनल। जितनी भी एक्टिविटी ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड है वो सब स्टाफिंग का पार्ट। ठीक है, तो जनरल ये या तो ये डेफिनेशन कह दो पुटिंग पीपल टू द जॉब, या सिंपल बोल दो इट इन्वॉल्व रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एक्सेट्रा ऑफ पर्सन। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज आप जो चैप्टर में पढ़ोगे ना सबको सम अप कर देना, ये स्टाफिंग की डेफिनेशन। अब स्टाफिंग में बेटा सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है, स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग प्रोसेस पूछा जाए या स्टाफिंग के स्टेप्स पूछा जाए, ठीक है, तो दे बोथ आर सेम, दोनों चीजें सेम होती। और आपको पता है जो भी प्रोसेस होता है वो लिंक में चलता है, आप उसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखना। ठीक है, जितने भी स्टेप्स होते हैं वो एक के बाद एक चलते हैं, हम इनको ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो स्टाफिंग का सबसे पहला स्टेप होता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। मैन पावर का मतलब क्या है? वर्कर्स। वर्कर्स की रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करना इज एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो वर्कर्स के रिक्वायरमेंट को अगर एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए और कितने टाइप ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब मेरे को ऑर्गेनाइजेशन में 100 वर्कर चाहिए। टाइप का मतलब 100 में से कितने सीए चाहिए, कितने मैनेजर चाहिए, कितने फैक्ट्री लेवल पे चाहिए वर्कर चाहिए। तो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट दो पार्ट में डिवाइड होता है बेटा, वन इज वर्कलोड एनालिसिस, अनदर इज वर्क फोर्स एनालिसिस। एक वर्कलोड होता है, एक वर्क फोर्स होता है। वर्कलोड एनालिसिस कहता है, देखो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट में मैंने दो वर्ड्स बताए, डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय। तो वर्कलोड एनालिसिस ये कहता है नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड। कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है उसे वर्कलोड कहते हैं। ठीक है, कितने नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज ऑलरेडी अवेलेबल हैं उसे वर्कफोर्स कहते हैं। जैसे मैं कह रही हूं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 200 वर्कर काम कर रहे हैं तो वो वर्कफोर्स है। 100 और चाहिए तो वर्कलोड। वर्कलोड का मतलब नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड, और वर्कफोर्स का मतलब नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज ऑलरेडी अवेलेबल। तो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ध्यान में रखना, वर्कलोड और वर्कफोर्स। तो वर्कलोड कहता है नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड, मैं पूछूंगी किसी से भी, और वर्कफोर्स कहता है नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज ऑलरेडी अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है भाई, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट क्लियर हो गई। तो जब भी एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट आएगा तो आप इसको दोनों पॉइंट्स में बताओगे। वर्कलोड एनालिसिस देखता है कितने नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड है, ठीक है, नेसेसरी है। और वर्क फोर्स देखता है, मैंने आपको बता दिया, कितने नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज ऑलरेडी अवेलेबल। तो ये एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। ठीक है, डिटरमाइनिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज। तो जो रिक्वायर्ड है उसे वर्कलोड कहोगे, जो अवेलेबल है उसे वर्कफोर्स को। तो हमने स्टाफिंग का पहला स्टेप पढ़ लिया, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। अब सेकंड स्टेप स्टाफिंग का हमारे पास आता है रिक्रूटमेंट। ठीक है, अब रिक्रूटमेंट का के लिए मैंने, देखो हर स्टेप के लिए एक एक वर्ड याद करेंगे। रिक्रूटमेंट के लिए मैंने वन वर्ड बताया था, सर्चिंग। सर्चिंग ऑफ एम्प्लॉय एंड स्टिमुलेटिंग देम फॉर टू अप्लाई फॉर जॉब। जैसे आपको पता है न्यूज़पेपर में अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट आती है, वो रिक्रूटमेंट का तरीका है।
ठीक है, वर्कर को सर्च करो और उसे स्टिमुलेट करो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करे। ठीक है, तो अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट में आपने कई बार चेक करा होगा, न्यूज़पेपर में अट्रैक्टिव पर्क्स लिखा होता है कि आपको इतना का पैकेज मिलेगा, प्लस में ये पर्क्स मिलेंगे, ताकि वर्कर ज्यादा से ज्यादा आपकी कंपनी में अप्लाई करे। तो पहले स्टेप में मैंने देखा कि मेरे को कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है। सेकेंड स्टेप में मैंने उनको सर्च करना शुरू करा, विच इज नोन एज रिक्रूटमेंट। ठीक है, सर्चिंग ऑफ कैंडिडेट और स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब। अब तीसरा स्टेप, रिक्रूटमेंट दो तरीके का होता है, इंटरनल एक्सटर्नल, या आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, रिक्रूटमेंट दो तरीके का होता है, इंटरनल एक्सटर्नल, तो ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट है, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, रिक्रूटमेंट के बाद तीसरी चीज होती है सिलेक्शन। वर्कर को सर्च करने के बाद हम वर्कर को सेलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन के लिए एक वर्ड याद करोगे, चूजिंग। चूजिंग द बेस्ट एम्प्लॉय फॉर द जॉब इज नोन एज सिलेक्शन। तो रिक्रूटमेंट के लिए वन वर्ड क्या था, सर्चिंग। सिलेक्शन के लिए वन वर्ड क्या है, चूजिंग। और पूरा चैप्टर स्टाफिंग किससे रिलेट कर रहा है, एम्प्लॉय से। ठीक है, तो सर्चिंग ऑफ एम्प्लॉयज नोन एज रिक्रूटमेंट, चूजिंग द बेस्ट एम्प्लॉयज नोन एज सिलेक्शन। और ये कई बार क्वेश्चन आता है, आपको भी 2 मार्कर पूछा जा सकता है कि सिलेक्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस और रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस है, ये ध्यान में रखना। सिलेक्शन को नेगेटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि सिलेक्शन में नंबर ऑफ सेलेक्टेड एम्प्लॉयज आर लेस देन नंबर ऑफ रिजेक्टेड एम्प्लॉयज। सिलेक्शन में रिजेक्शन ज्यादा होती है, सिलेक्शन कम होती है। सपोज करो मैंने एक सीए के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाली, तो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट मैंने करी, तो बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, मेरे पास 100 लोगों की एप्लीकेशन आई, बट मैं चूज कितनों को करूंगी, सिर्फ एक को। तो सिलेक्शन में रिजेक्शन ज्यादा होती है, सिलेक्शन कम होती है, इसलिए सिलेक्शन को हम कहते हैं नेगेटिव प्रोसेस। रिक्रूटमेंट तो पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि आप सिर्फ वर्कर को सर्च कर रहे हो, किसी को रिजेक्ट थोड़ा ना कर रहे हो। तो ये दिमाग में रखना कि सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस बिकॉज नंबर ऑफ सेलेक्टेड एम्प्लॉइज आर लेस देन द नंबर ऑफ रिजेक्टेड। ठीक है भाई, 3 स्टेप्स क्लियर हो गए। अब सिलेक्शन के बाद देखो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। इनके लिए भी वन वर्ड याद करना। प्लेसमेंट का मतलब होता है पुटिंग। पूरा स्टाफिंग किससे रिलेट करता है, बोलो, एम्प्लॉय से, कैंडिडेट से, वर्कर से। तो पुटिंग राइट पर्सन ऑन राइट जॉब इज नोन एज प्लेसमेंट। और ओरिएंटेशन के लिए वन वर्ड है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोड्यूसिंग द एम्प्लॉय विद ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज ओरिएंटेशन। ठीक है, तो प्लेसमेंट का मतलब सही वर्कर को सही जगह पे प्लेस कर दो, और ओरिएंटेशन का मतलब उसको इंट्रोड्यूस कराओ पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसे हम ओरिएंटेशन कहते हैं। तो प्लेसमेंट इज पुटिंग राइट पर्सन ऑन राइट जॉब, और ओरिएंटेशन मींस इंट्रोड्यूसिंग द वर्कर विद रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो मैंने आपको पूरे स्टेप्स के लिए एक एक वर्ड याद कराया है, और हर स्टेप आपको पता है एम्प्लॉय से रिलेट करते हैं। ठीक है, पूरे जितने भी स्टेप्स हैं सब वर्कर से रिलेट करते हैं। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। ठीक है, फिर हमने पढ़ा रिक्रूटमेंट, फिर हमने पढ़ा सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट इज सर्चिंग, सिलेक्शन इज चूजिंग, प्लेसमेंट इज पुटिंग, ओरिएंटेशन इज इंट्रोड्यूस। ठीक है ना, बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। तो वही सब लिखा हुआ है बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो इसके लिए भी टर्म्स याद करो। ट्रेनिंग बेटा सिर्फ जॉब से रिगार्डिंग दी जाती है, ट्रेनिंग इज जॉब सेंटर्ड। डेवलपमेंट होता है करियर सेंटर। अगर आपको अपना डेवलपमेंट करना है ना, तो आपको इनिशिएटिव खुद लेना पड़ेगा। ट्रेनिंग में इनिशिएटिव मैनेजर लेता है, ये ध्यान में रखना। ट्रेनिंग का मतलब क्या है, सिर्फ जॉब से रिगार्डिंग स्किल्स बढ़ाओ, इंपार्टिंग स्किल्स रिगार्डिंग अ जॉब। जैसे अभी मैं आपको सिर्फ बिजनेस स्टडी पढ़ा रही हूँ, तो मेरा टारगेट है आपको बिजनेस स्टडी में अच्छा स्कोर करना। मैं अकाउंट्स के बारे में थोड़ा ना कुछ बताऊंगी, क्यों, मुझे पता है नंबर किस में आ सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना, नंबर इको बीएसटी में आ सकते हैं और किसी में नहीं आ सकते। तो बाकी सब्जेक्ट लिटल लिटल पढ़ो, ये थोड़ा ज्यादा पढ़ो। तो ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग का मतलब होता है बेटा जॉब से रिगार्डिंग स्किल्स बढ़ाना। इंपार्टिंग स्किल्स रिगार्डिंग अ जॉब इज नोन एज ट्रेनिंग। और ओवरऑल ग्रोथ को डेवलपमेंट बोलते हैं। ओवरऑल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन इज नोन एज डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग में इनिशिएटिव मैनेजर लेता है कि वर्कर को ट्रेन करना है, तो मैनेजर इनिशिएटिव लेगा। डेवलपमेंट में इनिशिएटिव आप खुद लोगे, ये ध्यान में रखना। ठीक है, और दोनों में से अगर मैं पूछूं वाइडर कॉन्सेप्ट कौन सा है, बोलो कौन सा वाइडर है, डेवलपमेंट। बिल्कुल करेक्ट है, डेवलपमेंट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, ट्रेनिंग इज अ नैरो कॉन्सेप्ट, बस। ठीक है, तो ट्रेनिंग ध्यान में रखना सिर्फ जॉब को फोकस करती है, और डेवलपमेंट करियर को फोकस करता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। तो ट्रेनिंग में बेटा ध्यान में रखना सिर्फ स्किल्स दी जाती है रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर जॉब, और डेवलपमेंट में वर्कर की ओवरऑल ग्रोथ की जाती है। ओवरऑल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन इज डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए भी एक वर्ड बताऊंगी, इवैल्यूएटिंग। इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सबऑर्डिनेट।
वर्कर की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना यानी चेक करना, उसे कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो जैसे स्कूल में तुम्हारे टेस्ट चेक करके रिपोर्ट कार्ड बनाई जाती है, ये आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल का तरीका है। तो वैसे ही बेटा ऑर्गेनाइजेशन में भी वर्कर की परफॉर्मेंस को टाइमली चेक किया जाता है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए वन वर्ड इज इवैल्यूएटिंग। क्या? परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर इज नोन एज परफॉर्मेंस अप्रेजल, उसे हम परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते हैं। ठीक है, कि वर्कर की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, वही लिखा हुआ है बेटा, जो टर्म मैं बोल रही हूँ आप पढ़ के देखोगे तो वही चीजें बुक्स में भी मेंशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आता है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। ये दोनों चीजें ना आपस में लिंक्ड है। ठीक है, जब मैंने आपकी परफॉर्मेंस, देखो हर स्टेप एक दूसरे से लिंक होता है। इससे पहले वाला स्टेप था परफॉर्मेंस अप्रेजल। जब मैंने आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करा, चेक करा, तो मेरे को दिखा कि आपकी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है, तो मैं आपको प्रमोट करूंगी। ठीक है, मैं आपको प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी दूंगी, और जब मैं आपको प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी दूंगी तो आपका करियर एडवांसमेंट भी होगा। ठीक है, फ्यूचर ग्रोथ भी होगी। तो प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग यही होता है बेटा। ठीक है, कि वर्कर को, ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, कि उनका टाइमली प्रमोशन करना चाहिए। और प्रमोशन आपको पता है शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय टू हायर लेवल होता है। क्या प्रमोशन में आपकी सैलरी बढ़ेगी? यस और नो? यस। स्टेटस बढ़ेगा? यस। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज बढ़ेगी। तो प्रमोशन इज अपवर्ड शिफ्टिंग ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, और इसमें वर्कर की हर चीज बढ़ती है, सैलरी, अथॉरिटी, स्टेटस, पे, हर चीज। दिस इज प्रमोशन एंड करियर प्लान। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, लास्ट है बेटा, कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन का मतलब होता है प्रोवाइडिंग वेजेस एंड सैलरी टू द वर्कर। वर्कर को पैसा देना इज नोन एज कॉम्पनसेशन। और दो तरीके का कॉम्पनसेशन होता है, आपको पता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट होता है डायरेक्टली इन मॉनेटरी टर्म, जो भी आपको मॉनेटरी टर्म में कॉम्पनसेशन मिल रहा है वो डायरेक्ट कॉम्पनसेशन है। जैसे आपको सैलरी मिल रही है, बोनस मिल रहा है, तो वो सब डायरेक्ट कॉम्पनसेशन में आएगा। इनडायरेक्ट में आते हैं अलाउंसेस, लाइक मैं आपको मेडिकल अलाउंसेस दे रही हूँ, लीव ट्रैवल अलाउंस दे रही हूँ, तो ये सब इनडायरेक्ट कॉम्पनसेशन का पार्ट है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, कॉम्पनसेशन दो पार्ट में डिवाइड होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, हाँ बेटा बोलो। नहीं नहीं, नहीं। तो बेटा आपने देखो ये स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग है, इसको हम ऊपर नीचे कर भी नहीं सकते, तो मैंने इसको बहुत आसान से मिस्टर स्पॉट पीपीसी करके याद किया कराया हुआ। आपको भी हो जाएंगे अगर ट्राई करोगे मेरे साथ। एम से था मैन पावर रिक्वायरमेंट, याद आ रहा है? तो फर्स्ट स्टेप वाज एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। आर से था रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट के लिए वन वर्ड क्या था? सर्चिंग। एस से क्या था? सिलेक्शन के लिए वन वर्ड चूजिंग। फिर पीओ प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, प्लेसमेंट के लिए वन वर्ड पुटिंग, ओरिएंटेशन के लिए इंट्रोड्यूसिंग। फिर टी से आता है ट्रेनिंग डेवलपमेंट। ठीक है, ट्रेनिंग, जॉब सेंटर, डेवलपमेंट, करियर सेंटर। परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए वन वर्ड इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस। प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, ठीक है, जिसकी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस होगी आप उसको प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी दोगे, उसको हायर पोजीशन में शिफ्ट कर दोगे। और सी से हमने पढ़ा है कॉम्पनसेशन। तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन, करियर प्लानिंग, कॉम्पनसेशन। ठीक है, ट्राई करोगे तो हो जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ करनी है, जरूर करनी है बेटा। आपको मैं बता देती हूँ, फर्स्ट पार्ट में 3 चैप्टर आ रहे हैं, और तीनों में से एक 5 नंबर में इंपॉर्टेंस पूछेगा डायरेक्टली क्वेश्चन। तो तीनों चैप्टर की इंपॉर्टेंस आपने जरूर पढ़नी है, स्टाफिंग की भी, डायरेक्टिंग की भी और कंट्रोलिंग। कंफर्म है ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक इंपॉर्टेंस देगा वो तुम। ठीक है, ध्यान में रखना। अब देखो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के दो सोर्सेज होते हैं बेटा, एक इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है और एक एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होता है। अगर मैं पूछूं, देखो रिक्रूटमेंट मैंने आपको बोला, रिक्रूटमेंट के लिए वन वर्ड क्या होता है? सर्चिंग। वर्कर को सर्च करने के दो तरीके, या तो आप उसको इंटरनली चूज करोगे, सर्च करोगे, या आप उसको एक्सटर्नली सर्च करोगे। इंटरनल रिक्रूटमेंट का मतलब वर्कर को सर्च करना फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से सर्च कर रहे हो तो इंटरनल रिक्रूटमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से सर्च कर रहे हो तो एक्सटर्नल है। तो दोनों की डेफिनेशन याद करोगे। इंटरनल रिक्रूटमेंट मीन सर्चिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल मीन सर्चिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो दो रिक्रूटमेंट है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब इंटरनल में दो चीजें आती है बेटा, ट्रांसफर एंड प्रमोशन। ठीक है, अगर आप वर्कर को इंटरनली सर्च कर रहे हो ना, तो पहला तरीका है आपके पास, या तो आप ट्रांसफर को ऑप्ट करोगे या प्रमोशन को ऑप्ट करो। ट्रांसफर का मतलब होता है वर्कर को शिफ्ट करो, या तो वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पे,
ठीक है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पे, वन डिपार्टमेंट टू अनदर, या वन शिफ्ट टू अनदर। जैसे आप मॉर्निंग शिफ्ट में काम कर रहे हो, मैं आपको नाइट शिफ्ट में डाल, तो ट्रांसफर बहुत इजी डेफिनेशन है, शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन डिपार्टमेंट टू अनदर, वन शिफ्ट टू अनदर इज नोन एज ट्रांसफर। हाँ ठीक है, मॉर्निंग से इवनिंग शिफ्ट में डाल रहे हैं ना, तो दैट इज अ ट्रांसफर। तो ट्रांसफर होता है शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय, कहां से कहां पे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पे, या शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट। और ट्रांसफर को बेटा ये इंपॉर्टेंट है, वर्टिकल शिफ्टिंग कहते हैं बेटा, ये ध्यान में रखना, क्योंकि ट्रांसफर होता है सेम लेवल पे। ठीक है, जैसे मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हूं, ठीक है, अब मेरे को मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाल रहे हैं, आपको पता है मैम फिर तो ये सॉरी सॉरी हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल, हाँ ठीक है, ट्रांसफर को हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट कह रही हो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है विद इन सेम डिपार्टमेंट या विद इन सेम लेवल। तो जैसे आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो, दैट मीन्स आप प्रोडक्शन मैनेजर हो, मैं आपको मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट पे डाल, तो आपको पता है जितने मैनेजर्स होते हैं वो मिडल लेवल में आते हैं, तो दैट इज अ हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, कि आपका लेवल सेम है बेटा। ठीक है, आपको बस एक जगह से दूसरी जगह पे डाला जाए। तो ट्रांसफर में आपका स्टेटस, पे, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं बढ़ता भाई, सब रिमेन सेम, हर चीज सेम रहती, क्योंकि सिर्फ शिफ्ट ही तो किया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, काम आपका सेम है, पोजीशन आपकी सेम है। तो ट्रांसफर इज, कुछ नहीं बढ़ता, कुछ नहीं बढ़ता, सेम लेवल के एम्प्लॉय हो आप। ठीक है, जैसे आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में थे, मैंने मार्केटिंग में डाल दिया, मैंने वो फिर प्रमोशन कहलाएगा, कि अगर मैंने तेरे को शिफ्ट करके अच्छी पोस्ट पे डाला है तो फिर वो प्रमोशन होगा। हाँ क्या, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता ट्रांसफर में, कुछ नहीं। देख, ट्रांसफर हॉरिजॉन्टल इसीलिए कहते हैं गति, क्योंकि वो सेम लेवल पे होता है, तो उसमें इन सब चीजों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कभी भी। ठीक है ना, अथॉरिटी पे पड़ेगा ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, स्टेटस पे। स्टेटस बढ़ेगा तो खुद सोचना, फिर उसमें तो तेरी अथॉरिटी भी बढ़ेगी। ठीक है ना, तो फिर वो प्रमोशन होगा। ऐसा नहीं होता, वही तो मैं भी कहना चाह रही हूँ, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ट्रांसफर को हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग कहते हैं, और इसमें बाकी सब चीजें आपकी सेम रहती है, ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलो अब इसको देख लो, ऐसे ही लिखा हुआ है बेटा, शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, वन डिपार्टमेंट टू अनदर, वन शिफ्ट टू अनदर, विदाउट एनी चेंज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, पे, स्टेटस एक्सेट्रा, एंड इट इज अ कौन सी शिफ्टिंग, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये बेस्ट टूल है ट्रेनिंग के लिए, इसमें कुछ नहीं बढ़ता भाई आपका। ठीक है, कोई सैलरी वैलरी कुछ नहीं बढ़ती, ट्रेनिंग करने के लिए हम वर्कर को एक जगह से दूसरी जगह पे भेज देते, तो दैट इज अ ट्रांसफर। अब प्रमोशन बिल्कुल इसका उल्टा है, प्रमोशन को हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल शिफ्टिंग कहेंगे, और वर्टिकल में भी अपवर्ड शिफ्टिंग बोलोगे, क्योंकि वर्टिकल तो ऐसी होती है ना भाई, वर्टिकल ऐसे हो गया, बट वर्टिकल नीचे से ऊपर कर रहे हो तो प्रमोशन है, ऊपर से नीचे पे तो डिमोशन हो जाएगा। तो कभी भी आप प्रमोशन लिखोगे तो वर्टिकल ब्रैकेट में अपवर्ड शिफ्टिंग करना। ठीक है, इट इज वर्टिकल अपवर्ड शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, तो प्रमोशन है, और प्रमोशन में सब बिल्कुल अपोजिट है, वर्कर की सैलरी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटस, पे सब कुछ बढ़ेगा। ये देखो, वर्कर को हायर पोजीशन में भेजना, कैरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेस्टीज, फैसिलिटी, पे सब कुछ, एंड इट इज अ वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय। और वो टूल ऑफ ट्रेनिंग था, ये टूल ऑफ मोटिवेशन। जब वर्कर को प्रमोट करते हैं ना, तो वर्कर मोटिवेट होता है और काम अच्छे से करता है। ठीक है, तो ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग देनी है तो ट्रांसफर करोगे, मोटिवेट करना है तो प्रमोशन करो। तो इंटरनल के ये दो तरीके बेटा, ट्रांसफर एंड प्रमोशन, ध्यान में रखें। ठीक है, ट्रांसफर इज कौन सी शिफ्टिंग पूछूंगी, हॉरिजॉन्टल है, और ये वर्टिकल कौन सी, वर्टिकल अपवर्ड शिफ्टिंग। ठीक है, अब आते देखो, इंटरनल में तो दो ही थे, एक्सटर्नल के बहुत सारे बेटा, और ये केस स्टडी में आते हैं आपको आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, बेस्ट तरीका है बेटा, चैप्टर लर्न करो, चैप्टर आपके ऊपर कोई इतना बर्डन नहीं है, 3 चैप्टर आपके पार्ट बी में से हैं, 3 चैप्टर आपके पार्ट 1 में से। ठीक है, इसमें पार्ट 1 में आपका कंट्रोलिंग बहुत ही इजी चैप्टर है, आप खुद रटने भी बैठोगे तो 45 मिनट 45 मिनट्स में कंट्रोलिंग हो जाएगा, और ऐसी आधे घंटे में कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो आप अपना बर्डन रिलीज करो, छोटे छोटे चैप्टर निकालो जल्दी जल्दी। ठीक है, और उसको यू लाइक में से खत्म कर, बेस्ट एडवाइस कर रही हूँ, यू लाइक कर लेना बीएसटी। देखो, मेरा केस स्टडी कराने का कोई फायदा नहीं है, केस स्टडी तो आपको खुद क्रैक करनी है पेपर में, तो क्वेश्चन देख के खुद अंडरस्टैंडिंग लिया करो। ठीक है, मैं एक आध सैंपल पेपर आपको जरूर कराऊंगी। ठीक है, पर आपको लर्निंग होनी चाहिए, तभी कोई फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं। नहीं, हाँ, अब एक्सटर्नल, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में बेटा सबसे पहला सोर्स आता है कैंपस रिक्रूटमेंट।
कैंपस रिक्रूटमेंट आपको पता है इंटर्नशिप जैसी कैंपस रिक्रूटमेंट बोल सकते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट में ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी पर्टिकुलर कॉलेज से यूनिवर्सिटी से टाई अप करती है और वहां से वर्कर को रिक्रूट करती है। दिस इज कैंपस रिक्रूटमेंट। तो कैंपस रिक्रूटमेंट मैं ऐसे ही बोलती हूँ ना कि अच्छे कॉलेज में जाओगे, क्यों? क्योंकि वहां पे कैंपस रिक्रूटमेंट अच्छा होता है, अच्छी प्लेसमेंट दी जाती है, तो उसे कैंपस रिक्रूटमेंट बोलते हैं बेटा। तो ध्यान में रखना इसके अंदर कैंपस रिक्रूटमेंट में ऑर्गेनाइजेशन टाई अप करती है विद कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट एक्सेट्रा, ठीक है, और वहां से बच्चों को, क्वालिफाइड पर्सोनल को जॉब के लिए रिक्रूट करती है। ये देखो, तो मेनी बिग ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन अ क्लोज लिंक विद देम, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा, एंड रिक्रूट द क्वालिफाइड पर्सोनल फॉर द वेरियस जॉब। दिस इज कैंपस रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो आज की डेट में कैंपस रिक्रूटमेंट बहुत चल रहा है बेटा, आपको पता है। ठीक है, तो केस स्टडी में आइडेंटिफाई कर लेना, कभी भी किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से बच्चों को रिक्रूट कर रहे हैं तो क्या केस स्टडी में डालोगे? कैंपस रिक्रूटमेंट। ठीक है, किसके? हाँ, इंटरनल एक्सटर्नल के करने बेटा। अब आता है देखो मैनेजमेंट कंसल्टेंट, जिसको प्लेसमेंट एजेंसीज बोलते हैं। प्लेसमेंट एजेंसीज क्या होती है बेटा? एक तो ये प्राइवेट सेक्टर चलाती है। प्लेसमेंट एजेंसीज आर रन बाय प्राइवेट सेक्टर। डिस्ट्रिक्ट सेंटर में बहुत सारी प्लेसमेंट फर्म्स है बेटा। उनका काम क्या होता है? आप अपना रिज्यूमे वहां पे देख के आते हो, अपना बायोडेटा देख के आते हो, तो वो आपको जॉब के लिए आगे आपके रिज्यूमे को सेंड करती है कंपनीज में। अगर आपकी जॉब लग जाती है ना तो आपसे कमीशन चार्ज करती है। तो प्लेसमेंट एजेंसीज का काम होता है वर्कर को की प्लेसमेंट करवाना। ठीक है, और जब ये वर्कर की प्लेसमेंट कराती हैं तो कंपनी से भी चार्ज करती है और वर्कर से भी चार्ज करती है। लाइक मैं प्लेसमेंट एजेंसी में गई, मैंने अपना रिज्यूमे दिया, ठीक है, अब मैं बोलूंगी भाई मेरी नौकरी लगवा दो, ठीक है, तो ये आगे मेरे रिज्यूमे को सेंड करेंगी। अगर मेरी जॉब लग जाती है तो मेरे से भी कमीशन चार्ज करेंगे और कंपनी से भी। अब आप बोलोगे कंपनी से क्यों चार्ज करेंगी? भाई कंपनी के एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बचाए। अगर कंपनी खुद ढूंढती तो कंपनी को एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती लाखों की, तो कंपनी का वो कॉस्ट बचाए। तो कंपनीज भी आज की डेट में प्लेसमेंट एजेंसीज के थ्रू भी वर्कर को सर्च करती है। और आपको क्या एडवांटेज हुआ कि आपकी नौकरी नहीं थी, आपको नौकरी मिल गई। ठीक है, तो प्लेसमेंट एजेंसी दोनों साइड से कमीशन चार्ज करती है, ध्यान में रखना। और ये प्राइवेट फर्म्स चलाती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना बेटा, आज की डेट में टेक्निकल, प्रोफेशनल, मैनेजरियल प्लेसमेंट एजेंसी स्किल्ड लोगों के लिए होती है, अनस्किल्ड के लिए नहीं होती। जैसे अगर कोई लेबर क्या कभी अपना बायोडेटा बनाएगा? नहीं। तो प्लेसमेंट एजेंसी इज ओनली फॉर स्किल्ड लेबर। तो मैनेजरियल पोजीशन पे जाना है, प्रोफेशनल पे जाना है, टेक्निकल पे जाना है, तो आप प्लेसमेंट एजेंसी में जाओगे। इनको अपना देखो, दे मेंटेन द डेटा ऑफ पर्सन विद डिफरेंट क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स। ठीक है, और उनको रिक्रूट करवाते। प्लेसमेंट एजेंसी का ये काम है। अब नेक्स्ट आते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। प्लेसमेंट एजेंसी और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? एक वर्ड का। प्लेसमेंट एजेंसी कौन सा सेक्टर चलाता है? प्राइवेट सेक्टर। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट चलाता है। काम इसका भी वही है। ठीक है, इसमें भी आप अपना रिज्यूमे दे के आओगे, ठीक है, बायोडेटा अपडेट कराओगे, और ये भी आपको काम दिलवाएंगे। गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉय करता है बेटा। बट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के एक डिसएडवांटेज है, एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। देखो, गवर्नमेंट का मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर, तो इट इज फॉर स्किल्ड और अनस्किल्ड बोथ। ये दोनों लोगों के लिए होती है। जैसे प्लेसमेंट एजेंसी सिर्फ स्किल्ड के लिए, बट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज फॉर बोथ, सबके लिए। ठीक है, आप 5वीं पास हो तो भी आप अपना डेटा वहां पे जाके अपडेट करा सकते हो। ठीक है, बट काम भी उस लायक मिलेगा, खुश मत हो जाना। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज दोनों के लिए है, स्किल्ड के लिए भी है, अनस्किल्ड के लिए भी। बट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का डिसएडवांटेज ये है बेटा कि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब प्राइवेट सेक्टर को तो पैसा मिलता है, तो वो जल्दी से आपकी नौकरी लगवाता है कि ताकि कंपनी से भी आपको पैसा मिल जाएगा और जो है आपसे भी मैं पैसा चार्ज करूंगी। बट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है बेटा। ठीक है, बहुत ही लेदार्जिक प्रोसेस है ये। ठीक है, हम अपना बायोडेटा देते हैं, वहां पे वो फेंक देते हैं साइड में, पता नहीं कितने सदियों बाद जाके नौकरी लगती। ठीक है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ध्यान में रखना, ये देखो मेंशन भी है, इट इज फॉर अनस्किल्ड, स्किल्ड दोनों के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट करा रहा है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो डिसएडवांटेज, द रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आर ऑफन नॉट अप टू डेट एंड मेनी कैंडिडेट्स रेफर्ड बाय देम मे नॉट फाउंड इट सुटेबल। क्योंकि वो सिर्फ डेटा लेके रखते रहते हैं। गवर्नमेंट का तो यही काम होता है ना, आपको पता है, गवर्नमेंट जो है सिंसियरली काम थोड़ा ना करती। तो इनके रिकॉर्ड्स ही अपडेट नहीं होते, नौकरी कब जाके लगेगी पता ही नहीं। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत। नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजमेंट थ्रू न्यूज़पेपर। ये तो मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, इट कवर्स अ वाइड एरिया, लिमिटेड एरिया? वाइड एरिया कवर करती है। इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, यस और नो? यस, टाइम कंज्यूमिंग है। कॉस्टली है, यस और नो? यस। तो ये तो आप खुद ही लिख सकते हो। एडवर्टाइजमेंट कॉस्टली ये होती है बेटा, पर अल्फाबेट की कॉस्ट लगती है, फोन साइज की कॉस्ट लगती है। क्या आप
और कलर्ड है कि नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट एडवर्टाइजमेंट करा रही हूँ, उसकी कॉस्ट लगती है। तो कॉस्टली भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट और न्यूज़पेपर। तो आज की डेट में यही चलता है बेटा, ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लेना, बहुत आसानी से दे रखे इसमें, ठीक है, ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है। हाँ, दोनों के लिए होता है। तो वाइडर चॉइस को कवर करता है, ठीक है, वाइड रेंज को कवर करता है। बट डिसएडवांटेज देखो, इसकी बिगेस्ट डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, इट मे ब्रिंग अ फ्लड ऑफ रिस्पॉन्स। इतने सारे लोग अप्लाई कर लेते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता किसको सर्च करना है, किसको नहीं करना, सेलेक्ट करना, ठीक है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। अब नेक्स्ट आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब होता है प्लेसिंग अ नोटिस ऑन नोटिस बोर्ड ऑफ द फैक्ट्री, ठीक है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सिर्फ अनस्किल्ड लोगों के लिए होता है, अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड के लिए, ये ध्यान में रखना। जो फैक्ट्री लेवल पे वर्कर होते हैं ना, उनके लिए। अगर केस स्टडी में ट्रिक्स ध्यान में रखा, अगर वो फैक्ट्री इंप्लॉइज के लिए आ रहा है या मैनेजरियल पोजीशन के लिए केस स्टडी आ रही है। अगर मैनेजरियल पोजीशन है तो आप प्लेसमेंट एजेंसी फॉलो करोगे या कैंपस रिक्रूटमेंट को फॉलो करोगे, ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखना। और फैक्ट्री लेवल के लिए आ रहा है, वर्कर कर्मचारियों के लिए आ रहा है, वर्कर्स की आवश्यकता है, ऐसे लिखा होता है ना कई जगह पे, कर्मचारी की आवश्यकता है, तो नोटिस बोर्ड पे लिख के लगा देते। तो दैट इज अ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। एंड इट कवर्स अ लिमिटेड एरिया बेटा, ये बहुत ही लिमिटेड एरिया कवर करता है, क्योंकि मैंने अपने फैक्ट्री के नोटिस बोर्ड पे लिख के लगा दिए बाहर, तो जो आएगा जाएगा सिर्फ वही देखेगा। तो ये एक लिमिटेड एरिया को कवर करते हैं, और ये अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड लोगों के लिए होते हैं, ध्यान में रखें, ये इसका मेन पॉइंट है। इट इज फॉर अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड लेबर, जिनको डेली बेसिस पे पैसा मिलता है, ठीक है। जो लेबरर्स होते हैं ना, वो इसके अंडर आते हैं बेटा, ठीक है। एडवांटेज क्या है कि इसमें पैसा कुछ नहीं लग रहा, अब चौक की कॉस्ट थोड़ा ना गिनोगे आप, तो इट इज वेरी इनएक्सपेंसिव प्रोसेस, ठीक है। और सुटेबल भी है, डेली का काम करवाना है तो सुटेबल भी है, ध्यान में रखना बेटा इसको। अब नेक्स्ट आते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, नाम से ही पता चल रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर के अंडर बहुत सारी लेबर है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी लेबर्स होती है, लाइक मैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर हूं तो आप सब मेरी लेबर हो। किसी कंस्ट्रक्शन, कोई मॉल कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो वहां पे 100 लेबर्स की रिक्वायरमेंट है, तो मॉल जो बना रहे ना वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्टैक्ट करेंगे, वो एक एक लेबर को जाके थोड़ा ना बोलेंगे, तो वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर से बोलेंगे कि मॉल बनाना है, 100 लेबर की रिक्वायरमेंट है, आप भेज दो। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, एक एक लेबर सेंड करने के कमीशन चार्ज करेगा, कि मैं एक लेबर पे 500 रुपए लूंगा, अब 100 लेबर है तो देख लो कितना पैसा लूंगा एक दिन। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर का ये काम होता है। अब खुद सोच के बताओ, इट इज फॉर स्किल्ड अनस्किल्ड? लेबर तो अनस्किल्ड ही होती है ना, तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर अनस्किल्ड लोगों के लिए होती है, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्शन से रिगार्डिंग कोई केस स्टडी आई तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर ही डालते बेटा, कि मॉल कंस्ट्रक्ट हो रहा है, कोई इंडस्ट्री बन रही है, तो उस टाइम पे आप क्या रिक्रूट करोगे, तो आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर फॉलो करोगे, ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है भाई। तो ये कमीशन के बेसिस पे भेजते हैं और अनस्किल्ड लोगों के लिए होता है, ध्यान में रखना। डिसएडवांटेज इसकी सबसे बड़ी पता है क्या है, कि अगर कोई डिस्प्यूट लेबर कॉन्ट्रैक्टर के साथ कंपनी का हो जाता है ना, तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर अगर मना कर देता है तो उसके अंडर जितनी लेबर है ना वो भी छोड़ के भाग जाती है, ठीक है। जैसे मॉल वालों के साथ लेबर कॉन्ट्रैक्टर का मेरा कोई डिस्प्यूट हो गया, मैंने बोला मैं नहीं भेजूंगा अब तुम्हें अपनी लेबर, तो मैं लीव करूंगी तो मेरे साथ तुम भी सारे मेरे पीछे पीछे छोड़ के आ जाओ। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि whenever if a contractor leaves decides to leave the organization, all worker employed him or her will follow the same, ठीक है, वो भी सेम को ही फॉलो करे, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, कैजुअल कॉलर को वेटिंग लिस्ट भी बोलते हैं, जिसको नहीं पता, कैजुअल कॉलर्स आर ऑल्सो नोन एज वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट क्या होता है बेटा, कई ऑर्गेनाइजेशन ना, अब देखो मैंने वैकेंसी नहीं निकाली, फिर भी क्या होता है कई लोग एप्लीकेशन डाल के चले जाते हैं, ठीक है, कंपनी के अंदर, कि फ्यूचर में रिक्वायरमेंट होगी मैम तो आप देख लेना, ठीक है, हमें नोटिस कर लेना, ठीक है। तो कैजुअल कॉलर वेटिंग लिस्ट होते हैं कि मैंने अभी कोई, मेरे को वैकेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी मेरे पास लोगों ने एप्लीकेशन डाली हुई, तो फ्यूचर में जब मुझे रिक्वायरमेंट होगी तो मैं उन्हीं एप्लीकेशन में से किसी को सर्च कर लूंगी, तो कैजुअल कॉलर वेटिंग लिस्ट होती है। तो कई कंपनीज, ये वर्ड यूज होता है अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन। अनसॉलिसिटेड का मतलब जो वेस्ट एप्लीकेशन, उसको कई कंपनी संभाल के रखती, कि इन फ्यूचर अगर कोई रिक्वायरमेंट होगी तो उसी में से वो चूज कर लेती, ठीक है। तो इसको हम वेटिंग लिस्ट बोलते हैं बेटा। तो इसमें एडवांटेज क्या, आपकी कॉस्ट बचेगी, आपका टाइम बचेगा, क्योंकि देखो लिखा क्या है, कंपनी गेट्स एप्लीकेशन ऑन एंड ऑफ इवन विदाउट डिक्लेयरिंग द वैकेंसी। मैंने कोई वैकेंसी नहीं निकाली है फिर भी मेरे पास एप्लीकेशन आई है, बट अगर फ्यूचर में रिक्वायरमेंट होगी, व्हेन वैकेंसी अराइजेस, तो द कंपनी मेक द यूज ऑफ सच एप्लीकेशन, दिस इज कैजुअल कॉलर, ठीक है। तो ये कंपनी बेटा डेटा मेंटेन करती है रिजेक्टेड एप्लीकेशंस का, फ्यूचर में रिक्वायरमेंट होगी तो उसी में से यूज करनी,
नेक्स्ट आता है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। ये तो बहुत आसान है ना बेटा, नाम से ही पता चल रहा है, एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को क्या कर रहा है, रिकमेंड कर रहा है। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर एग्जांपल अनिकेत एक होनहार एम्प्लॉय है, तो मैंने इसको बोला कि भाई मेरे को एक और वर्कर की रिक्वायरमेंट है, इसने बोला भारद्वाज को रख लो और कंपनी बंद हो गई। ठीक है, तो ये होता है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय, कि एक वर्कर दूसरे वर्कर को रिकमेंड कर रहा है, ठीक है, जॉब के लिए। तो ये एक अच्छा प्रोसेस क्यों है बेटा, कि एक तो फैमिलियर है वर्कर, तो आपको पता है कि मेरी कंपनी का होनहार बंदा ये था, तो ये भी जिसको मेरे को करेगा रिकमेंड वो भी अच्छा ही होगा। तो इस केस में एक तो टाइम बचता है, कॉस्ट बचती है, और एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्कर से ऑलरेडी फेमिलियर भी होती, तो कई कंपनी इसको भी फॉलो करती। ठीक है, खर्चा बच रहा है यार, एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी पड़ रही। तो मेनी फर्म एनकरेज देयर एम्प्लॉयज टू रिकमेंड द नेम ऑफ देयर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एक्सेट्रा। ठीक है, उनके थ्रू वो वर्कर को रिक्रूट कर। ठीक है, तो बहुत आसान तरीका है बेटा ये। नेक्स्ट आता है टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट। जैसे न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट है वैसे टेलीविजन है। इट कवर्स अ वाइड एरिया, यस और नो? यस। ठीक है, इट इज अ कॉस्टली प्रोसेस, यस और नो? यस। इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, सब है भाई। ठीक है, ध्यान में रखना। तो दिस इज एडवर्टाइजमेंट, दूरदर्शन वगैरह पे आती है यार एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो इसमें भी पूरी क्वालिटीज, रिक्वायरमेंट, हर चीज आपको पूरा मेंशन करके देते कि ये वैकेंसी है, ये सरकारी नौकरी निकल रही है, ठीक है, और ये वैकेंसी है, ये क्वालिफिकेशन है, आप अप्लाई करो। ठीक है, बट आजकल इतना इनका चलन नहीं है, दूरदर्शन के थ्रू एडवर्टाइजमेंट का, या फिर न्यूज़पेपर का भी है पर लिमिटेड है। आज की डेट में ये बहुत चलती है वेब पब्लिशिंग, आपको पता। ठीक है, ऑनलाइन सर्च करते हैं बच्चे, ठीक है, जॉब के लिए। तो वेब पब्लिशिंग में आप 2-4 साइट्स दोगे, लाइक naukri.com, jobstreet.com, monster.com, ये बहुत सारी साइट्स हैं बेटा जिसके थ्रू वर्कर जो है, वर्कर को आप रिक्रूट कर सकते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन। बट ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, कॉस्टली भी है, और ये वाइड एरिया को कवर भी करता है। पर सोच के बता ना, स्किल्ड के लिए, अनस्किल्ड के लिए? स्किल्ड, क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई रिक्शे वाला तो नहीं करेगा ना। ठीक है, तो इट इज ओनली फॉर स्किल्ड, ये ध्यान में रख। तो दिस इज वेब पब्लिशिंग, कि ऑनलाइन आप रिक्रूट कर रहे हो वर्कर। तो इंटरनेट इज बिकमिंग द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट दीज डेज। ठीक है, तो कभी भी आप ऑनलाइन सर्चिंग कर रहे हो तो दैट इज अ वेब पब्लिशिंग। ठीक है, तो ये हमने सारी पढ़ ली बेटा, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों पढ़ ली। अब आपने बेटा दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ने, इंटरनल के भी और एक्सटर्नल के भी, दिमाग में रखना। आप कैसे पढ़ोगे आपको बता देती हूँ। जो इंटरनल का एडवांटेज है ना, 3-3, 4-4 पढ़ना, इससे ज्यादा नहीं। जो इंटरनल का एडवांटेज है ना, वो एक्सटर्नल का डिसएडवांटेज। जो इंटरनल का डिसएडवांटेज है वो एक्सटर्नल का एडवांटेज है। तो आप एक को अच्छे से कर लोगे तो दूसरा रिवर्स हो जाएगा। अब जैसे इंटरनल एडवांटेज का एडवांटेज मैं बताती हूँ। क्या इंटरनल कॉस्टली है, यस और नो? वर्कर को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से सर्च कर रहे हो, क्या इट इज अ कॉस्टली प्रोसेस? नो। तो एडवांटेज क्या है, इट इज लेस कॉस्टली। एक्सटर्नल का डिसएडवांटेज क्या, इट इज मोर कॉस्टली। समझ आ रही है? इंटरनल इज लेस टाइम कंज्यूमिंग, एक्सटर्नल इज मोर टाइम कंज्यूमिंग। तो आप पढ़ के देखोगे ना, जो एक का एडवांटेज है दूसरे का डिसएडवांटेज है। इंटरनल का डिसएडवांटेज क्या है, इंटरनल में आपको क्या वाइड चॉइस मिलेगी? नहीं, वो उसका डिसएडवांटेज। एक्सटर्नल का एडवांटेज, एक्सटर्नल में वाइड चॉइस मिलेगी आपको, फ्रेश टैलेंट मिलेगा, न्यू ब्लड आएगा। ठीक है ना, ये सब इसके एडवांटेज है एक्सटर्नल की। और इंटरनल की डिसएडवांटेज, इंटरनल में लड़ाइयां होती है, कंफ्लिक्ट्स, किसके बीच में? एग्जिस्टिंग वर्कर के बीच में। ये भी, अब मैंने आप में से एक को प्रमोट कर दिया, आप बाकी लड़ने बैठ जाओगे, किसी को मैम क्यों प्रमोट करा, हमें क्यों नहीं करा? तो कंफ्लिक्ट्स होते हैं एग्जिस्टिंग वर्कर। ठीक है, एक्सटर्नल में कंफ्लिक्ट नहीं होते। ठीक है, क्योंकि आप बाहर से किसी वर्कर को लेके आ रहे हो। तो भाई ये एडवांटेज डिसएडवांटेज प्लीज पढ़ लेना, बहुत आसान है इसके। ठीक है, एक के पढ़ोगे दूसरे के हो जाएंगे। अब इस चैप्टर में जो कंफर्म क्वेश्चन है, या तो आपसे स्टाफिंग का प्रोसेस पूछा जाएगा या सिलेक्शन का, ये कंफर्म है, दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। स्टाफिंग का प्रोसेस मैंने अभी याद कराया था, मिस्टर स्पॉट पीपीसी करके, याद आ रही है? ये स्टाफिंग का प्रोसेस था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन का प्रोसेस है बेटा, इसको भी आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा। जितने भी प्रोसेस होते हैं आपको पता है वो लिंक में चलते हैं, उसको हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो बहुत आसानी से आपको बताती हूँ, देखो मैंने इसको कैसे याद करा है, पसर ऐसे करके, पसर के समझ, ये 6 पॉइंट्स हैं। जैसे तुम पसरे रहते हो डेली, ठीक है, तो पसर के समझ करके मैंने इसके 6 स्टेप्स याद करे लिंक में। अब पी से मैं पहले स्टेप पे आती हूँ। पी से सिलेक्शन का सबसे पहला स्टेप होता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग एक बेसिक इंटरव्यू होता है, ठीक है, जो कोई भी ले सकता है, इसके लिए कोई प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है।
आप सिलेक्शन के स्टेप्स पढ़ रहे हो कि वर्कर को चूज करना है तो उसके लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़े। सिलेक्शन के लिए वन वर्ड क्या पढ़ा था आपने, चूजिंग। तो वर्कर को चूज कर रहे हो तो उसके क्या स्टेप्स फॉलो करो। तो पहला स्टेप है बेटा प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग एक बेसिक इंटरव्यू होता है जिसके लिए प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी बंदा इसको कंडक्ट कर सकता है और इसका एक ही पर्पस होता है, टू रिजेक्ट द अनसुटेबल कैंडिडेट। जैसे मैंने सीए की वैकेंसी निकाली है तो कई बच्चे एमबीए वाले भी सीए के लिए अप्लाई करने आ जाते हैं, तो इसी स्टेप पे उनको रिजेक्ट कर दिया जाए। तो इसका मेन पर्पस है टू रिजेक्ट द अनसुटेबल कैंडिडेट, उसको यहीं पे रिजेक्ट कर दिया जाता है। और इसमें बेसिक चीजें पूछी जाती है, आपकी नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, ये कोई डिटेल इंटरव्यू नहीं होता, इट इज नॉट इन डेप्थ, ये एक जनरल इंटरव्यू जो कोई भी बंदा कंडक्ट करेगा एंड इट्स पर्पस इज टू रिजेक्ट द अनसुटेबल कैंडिडेट। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के बाद एस से नेक्स्ट स्टेप आता है सिलेक्शन टेस्ट एंड इंटरव्यू। ये एक ही पॉइंट है, सिलेक्शन टेस्ट एंड इंटरव्यू। सिलेक्शन टेस्ट में आपके 5 टेस्ट लिए जाएंगे, जिसमें पहला टेस्ट होता है इंटेलिजेंस टेस्ट। ये तो आप खुद लिख सकते हो, इंटेलिजेंस टेस्ट क्या मेजर करेगा, आईक्यू लेवल, आपका आईक्यू लेवल क्या है, ठीक है, तो इंटेलिजेंस टेस्ट वो मेजर करता है। फिर आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड और ट्रेड टेस्ट में डिफरेंस होता है। एप्टीट्यूड देखता है पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स, कितनी जल्दी आप किसी नई चीज को समझते हो, उसे हम एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। जैसे अभी मैं क्लास लेती हूँ तो उस क्लास में आपसे पूछती हूँ ना उसके बाद, हाँ भाई इससे क्या था, तो कई बच्चे रिस्पॉन्ड करते, कई नहीं करते, मुझे पता चल जाता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। तो एप्टीट्यूड देखता है कितनी जल्दी आप किसी नई चीज को समझते हो, पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू स्किल। ट्रेड टेस्ट देखता है एग्जिस्टिंग स्किल अमंग द कैंडिडेट, आप में ऑलरेडी कितनी स्किल्स है, वो ट्रेड टेस्ट। जैसे मैं कई बार पूछती रहती हूँ ना, हाँ आज की न्यूज बताओ क्या चल रहा है, तो उससे मेरे को पता चलता है ट्रेड टेस्ट क्या है, आपको कितना पता है, ठीक है, आप में एग्जिस्टिंग कितनी स्किल्स है। फिर आता है पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट देखते हैं आपके इमोशंस, रिएक्शन, मैच्योरिटी लेवल, ओवरऑल पर्सनालिटी को जज करता है पर्सनालिटी। फिर आता है इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट देखेगा आपकी जॉब में इंटरेस्ट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पर्सन इन अ जॉब। ये ज्यादातर कराया जाता है, जैसे फैशन डिजाइनर होते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर्स जो होते हैं, उनके लिए इंटरेस्ट टेस्ट जरूरी होता है, ठीक है, उनका देखा जाता है कि भाई इन्वॉल्वमेंट है कि मम्मी ने जबरदस्ती करा दिया ये कोर्स, ठीक है, तो इंटरेस्ट टेस्ट आपकी इन्वॉल्वमेंट देखते हैं जॉब। तो बेटा सबसे पहले सिलेक्शन टेस्ट में 5 टेस्ट कराए जाएंगे, 5 टेस्टों के होने के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाए। ये इंटरव्यू प्रिलिमिनरी इंटरव्यू का बिल्कुल अपोजिट है। अच्छा, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू कौन सा था, बेसिक इंटरव्यू, ये इंटरव्यू होता है इन डेप्थ, ये डिटेल इंटरव्यू होता है। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू कोई भी ले सकता था, बट ये इंटरव्यू इज टेकन बाय प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स, ये प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स लेते हैं। प्रिलिमिनरी का मेन मोटिव क्या था, टू रिजेक्ट द अनसुटेबल कैंडिडेट, इसका मोटिव है टू सेलेक्ट द सुटेबल कैंडिडेट। बिल्कुल उल्टा कर देना आप, ठीक है, तो ये डिटेल इंटरव्यू है, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स इसको लेते हैं, टाइम लगता है इस इंटरव्यू को लेने में, ठीक है, और इसका पर्पस होता है कि भाई जो आपकी कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल बंदा है उसको सेलेक्ट करो, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग कर दी, सिलेक्शन टेस्ट एंड इंटरव्यू हो गया। अब आता है आर से पॉइंट। आर से पॉइंट आता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। अब मैं आपके रेफरेंस चेक करवाऊंगी। रेफरेंसेस आपको पता है पासपोर्ट में भी आज की डेट में रेफरेंस चेक चलता है। अब जिस बंदे को मेरे को सेलेक्ट करना है ना, उसका मैं रेफरेंस चेक कराऊंगी। मैं कहूंगी भाई आप एटलीस्ट इसमें 2 बंदों के आपको रेफरेंस देने होते हैं, ज्यादा भी कई कंपनीज मांगती है, जो ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं, और कंपनी उनसे या तो जाके कांटेक्ट करती है या पर्सनली आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करती है। जैसे कई बार आपके पड़ोसियों से पूछने आते हैं ना पासपोर्ट डिटेल में भी, ये बंदा यहाँ पे कितने टाइम से रह रहा है, तो दिस इज रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक, ठीक है। तो जिन जिन बंदों को सेलेक्ट करना है, कंपनी उन बंदों का रेफरेंस चेक कराई, ठीक है, और रेफरेंस चेक अगर आप पास कर देते हो तो एस से नेक्स्ट पॉइंट होता है सिलेक्शन डिसीजन। जिन बंदों का रेफरेंस चेक क्लियर है उनके लिए सिलेक्शन डिसीजन लिया जाएगा कि वेदर टू सेलेक्ट द कैंडिडेट और टू रिजेक्ट, आपको सेलेक्ट करूं या रिजेक्ट करूं। अब जिनका रेफरेंस चेक क्लियर है उनको सेलेक्ट किया जाएगा, जिनका रेफरेंस क्लियर नहीं है उनको रिजेक्ट कर दिया। तो सिलेक्शन डिसीजन के लिए एक ही लाइन है, वेदर टू सेलेक्ट और टू रिजेक्ट, आपको सेलेक्ट करूं या रिजेक्ट करूं। अब जिन जिन को सेलेक्ट करना है भाई, उनका एम से होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। अब सबका थोड़ा करा देंगे, जिनको सेलेक्ट करना है उन्हीं का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ताकि आप जॉब के लिए फिजिकली फिट हो या नहीं। मेडिकल एग्जामिनेशन ये देखते हैं कि वेदर अ पर्सन इज फिजिकली फिट और नॉट फॉर द जॉब। अगर आप मेडिकल एग्जामिनेशन भी क्लियर कर लेते हो तो लास्ट जे से मैं आपको जॉब दे दूंगी,
जॉब ऑफर कर दूंगी, और जॉब ऑफर करते ही बनता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट खुद बताओ किसके बीच में होगा, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, मेरे और आपके बीच में होगा ना। और इसमें सारी कंपनी की टर्म्स और कंडीशन लिखी होती है, आपकी कितनी सैलरी होगी, आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो जॉब ऑफर होता है अपॉइंटमेंट लेटर, कि मैंने आपको अपॉइंटमेंट लेटर भेजा और कॉन्ट्रैक्ट हमने बना लिया आपके और मेरे बीच में, जिसमें मेरी कंपनी की सारी चीजें मेंशन। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट इंटरव्यू, रेफरेंस बैकग्राउंड चेक, सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर। तो मैंने तो ऐसे याद कर रखा है, आपको जैसे याद होता है आप कर सकते। ठीक है भाई, इसमें किसी को डाउट है सिलेक्शन में? तो दोनों में से भाई बता दिया मैंने, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, या स्टाफिंग का आएगा या सिलेक्शन का आएगा। तो ये पढ़ के देख लेना बेटा, अब ये सब सेम ही है, सारे टाइप्स ऑफ टेस्ट भी पढ़ लेना। इसके बाद देखो एक हमारे पास टॉपिक इस स्टाफिंग चैप्टर में बचता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग अब और डेवलपमेंट में बातें नहीं प्लीज। ट्रेनिंग बोलो। टेररिस्ट को सेलेक्ट करना है? अरे मेरे को समझ नहीं आ रहा ना, तो बोल क्या रहा है ना, मेरे को यहां से कैसे आएगा, फिर उसको नहीं आ रहा। हाँ। हम्म हम्म पर्सनालिटी टेस्ट हो जाएगा, और वो इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। इंटेलिजेंस टेस्ट भी तो मैटर करेगा। ठीक है, ये जितने भी टेस्ट है ना, उन सबके आगे मैंने एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको। ठीक है, सबके एग्जाम्पल जरूर पढ़ने, जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट किस किस के लिए होगा, ठीक है, और इंटरेस्ट टेस्ट किस किस के लिए होगा। इंटरेस्ट में तो बेसिकली ना वो चीजें आती है जो पर्टिकुलर चीज से रिगार्डिंग हम करते हैं ना कोर्स, उसमें इंटरेस्ट टेस्ट अप्लाई करता है। देखो बेटा, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट है भाई। देखो एक तो काम तुम्हें दूंगी जो बहुत आसान है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट की डेफिनेशन तो मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ स्टाफिंग के स्टेप्स के अंदर। ट्रेनिंग का मतलब जॉब से रिगार्डिंग स्किल्स देना, और डेवलपमेंट का मतलब बंदे की ओवरऑल ग्रोथ करना। ट्रेनिंग के बेनिफिट, अच्छा देखो आपको एक चीज बताती हूँ, ट्रिक बताती हूँ। पार्ट 1 में आपके 3 चैप्टर आ रहे हैं, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है, केस स्टडी में लिखा होगा जैसे आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट फर्स्ट पार्ट में, दूसरे पार्ट में लिखा होगा उसके बेनिफिट्स बताओ। तो पार्ट 1 में बेनिफिट्स सिर्फ किसके हैं, ट्रेनिंग के, और किसी के कोई बेनिफिट्स नहीं है। तो मैं बिना केस स्टडी पढ़े भी मैं आंसर दे देती हूं, ये ध्यान में रखना। अगर आपको इतना बड़ा केस स्टडी दे रखा है, नीचे लिखा है आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेन द बेनिफिट्स, तो हमारे इसके अंदर पार्ट 1 में बेनिफिट सिर्फ किसके हैं, ट्रेनिंग के। इवन बेनिफिट्स पार्ट 2 में भी किसी के नहीं। ठीक है, सिर्फ ट्रेनिंग के ही बेनिफिट्स है। तो ये आता है कई बार 4 नंबर में क्वेश्चन, तो जरूर पढ़ो। हाँ, तो बट बेनिफिट जब भी होगा तो आप ध्यान में रखना। कॉन्सेप्ट्स तो होते हैं ना, आपको पता है, देखो फंक्शन तो हमारे पास सिलेबस में 3 ही आ रहे। ठीक है, फंक्शन कौन कौन से आ रहे हैं, एक स्टाफिंग आ रहा है, एक डायरेक्टिंग आ रहा है, कंट्रोलिंग आ रहा है। जैसे आपको लिखा होता है आइडेंटिफाई द फंक्शन, तो फंक्शन तो भाई 3 ही है। कॉन्सेप्ट में आते हैं जो चैप्टर के अंदर की चीजें, तो सिलेक्शन हो गया कॉन्सेप्ट, ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है ना, जो अलग से चीजें होती है वो कॉन्सेप्ट में आती। तो इनमें से बेनिफिट्स ट्रेनिंग के, ये ध्यान में रखो। क्यों नहीं है भाई, वो तो अभी बोला है मैंने, इंपॉर्टेंस तीनों में से एक ही आएगी भाई। कॉन्सेप्ट मैंने फंक्शन नहीं बोला, डायरेक्टिंग इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग गतिक मैनेजमेंट का फंक्शन है, कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो बेनिफिट जरूर पढ़ने भाई ट्रेनिंग। ये ज्यादातर क्वेश्चन बेनिफिट्स ही करके दे रखा होता है, दिमाग में रखना। तो ट्रेनिंग के बेनिफिट्स अब आप खुद पढ़ सकते हो भाई। इंप्लॉय को अलग बेनिफिट है, एम्प्लॉयर को अलग बेनिफिट है। अब मैं आपको ट्रेनिंग दे रही हूं, तो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग बेनिफिट है, और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अलग बेनिफिट है। तो कंपनी अगर वर्कर को ट्रेन कर रही है बेटा, तो कंपनी को प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। कंपनी के लिए फ्यूचर मैनेजर्स बढ़ेंगे। फ्यूचर मैनेजर का मतलब क्या है, कि अगर आपको मैं अच्छी ट्रेनिंग दे रही हूँ तो फ्यूचर में आपको प्रमोट भी कर सकती हूँ। ट्रेनिंग सिस्टमैटिक लर्निंग क्यों बोलते हैं, ट्रेनिंग से वेस्टेज कम होती है। अगर आप वर्कर को ट्रेनिंग दे रहे हो तो इट में लीड टू रिडक्शन इन वेस्टेज। तो ट्रेनिंग के ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट है, 4 पढ़ने वो भी, और वर्कर को क्या बेनिफिट है, 4 से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, 4 ही आएंगे।
ठीक है, ध्यान में रखना। तो सिस्टमैटिक लर्निंग है, प्रॉफिट बढ़ेगा, फ्यूचर मैनेजर्स आप प्रमोट कर सकते हो मैनेजर्स को, ठीक है। एब्सेंटिज्म कम होगी, अगर वर्कर ट्रेंड है बेटा तो वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के नहीं जाएगा, छुट्टियां नहीं मारेगा, उसकी जॉब में इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। मिनिमाइज द नीड ऑफ सुपरविजन, ये देखो बिल्कुल आसान आसान दे रखे। अगर आप लोग ट्रेंड हो तो क्या मेरे को सुपरविजन की रिक्वायरमेंट है? नो। तो ये बिल्कुल जनरल है, आप खुद भी पढ़ोगे तो आपको आ जाएंगे, ठीक है। जैसे एनवायरमेंट चेंज हो रहा है आज की डेट में, तो वर्कर को ट्रेन करना बहुत जरूरी है एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये सारी एडवांटेज, 4 पढ़ना है जो आपको आसान लगे, 4, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और 4 इंप्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, आपको क्या बेनिफिट है? आपका बेटर करियर होगा, अगर आप ट्रेंड हो तो आप और जगह भी अप्लाई कर सकते हो, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, तो बेटर करियर होगा, मोर लर्निंग अर्निंग होगी, ठीक है, अर्निंग आपकी बढ़ेगी, वर्कर ट्रेंड है तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, आप वेस्टेज कम करोगे, ठीक है ना, मोराल मोटिवेट होगे, और न्यू एम्प्लॉय के लिए तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी, ठीक है भाई। तो 4 ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूर आपकी केस स्टडी में ना ऐसी आता है, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट, नीचे लिखा होता है बेनिफिट्स बताओ, तो बेनिफिट दिमाग में रखना ट्रेनिंग के भाई, और किसी के नहीं, ठीक है भाई। तो ये हम कर चुके हैं, अब ये खत्म होने वाला चैप्टर। मेथड ऑफ ट्रेनिंग 2 है बेटा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब। 2 तरीके की ट्रेनिंग होती है, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। तो ऑन द जॉब का मतलब जहां पे आप काम कर रहे हो ना, एक्चुअल वर्क प्लेस पे आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। ऑफ द जॉब आप काम यहाँ पे कर रहे हो, बट मैं किसी दूसरी ब्रांच में शिफ्ट करके आपको ट्रेनिंग दे रही हूँ, तो वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो 2 तरीके की ट्रेनिंग होती है बेटा, वन इज ऑन द जॉब और अनदर इज ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब में आप जहां पे काम कर रहे हो मैं आपको वहीं पे ट्रेनिंग दे रही हूँ, ऑन द जॉब ऑफ द जॉब में काम यहाँ पे कर रहे हो, ट्रेनिंग कहीं और पे दे रही हूँ, तो दिस इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। तो 2 तरीके की ट्रेनिंग है। अब ऑन द जॉब के अंदर आपके कौन कौन से ट्रेनिंग है, ये सारे नहीं है जो आपके बुक के अंदर है, आधी से ज्यादा चीजें तो कर चुकी है। तो ऑन द जॉब में आपकी एक आती है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ठीक है, पेपर के अंदर केस स्टडी फॉर्म में यही आती है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड लोगों के लिए होती है, पहले तो ये ध्यान में रखें। और ये जो लोग हाथ का काम करते हैं ना, आपको केस स्टडी में मेंशन होगा, उसके लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। हाथ का काम करने का मतलब जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गए, प्लम्बर हो गए, आयरन वर्कर हो गए, तो इनके लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कंडक्ट की जाती है। इट इज फॉर अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड लेबर। और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में 2 बंदे होते हैं बेटा, एक मास्टर वर्कर होता है, मास्टर वर्कर जो काम सिखा रहा होता है, और एक अप्रेंटिस होता है, मतलब उसका ट्रेनी होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, बिजली वाला जो होता है इलेक्ट्रिशियन होता है, उसके साथ घर पे एक छोटू भी आता है ना, छोटू आता है ना उसके साथ में, कि बिजली वाला काम कर रहा होता है, छोटू उसको चीजें पकड़ा रहा होता है, और वो कहता है देख ले कौन सी वायर मैंने कनेक्ट करी है। तो छोटू इज अ ट्रेनी, और जो मास्टर वर्कर है वो इलेक्ट्रिशियन। अब ट्रेनी क्या कर रहा है, मास्टर वर्कर की गाइडेंस में सीख रहा है, और जब वो परफेक्ट हो जाएगा तो छोड़ जाएगा, ठीक है, मास्टर वर्कर को, और अपनी दुकान खोल के बैठ जाएगा। तो ये होती है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, और इसका टाइम पीरियड होता है 1 to 5 ईयर्स, मैक्सिमम 5 साल का टाइम पीरियड, 1 से 5 साल का टाइम पीरियड होता है इसका। तो आप इसको पहचान जाओगे केस स्टडी में। ये अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड लोगों के लिए होती है, जो हाथ का काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियन, आयरन वर्कर, ये सब चीजें। और इसमें 2 बंदे होते हैं, मास्टर वर्कर एंड ट्रेनी, जिसको हम छोटू बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, मैक्सिमम टाइम पीरियड इसका 5 ईयर्स का है। एग्जाम्पल ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये देखो लिखा हुआ है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पुट द ट्रेनी अंडर द गाइडेंस ऑफ कौन, मास्टर वर्क, ठीक है। तो हाई लेवल ऑफ स्किल लेके आनी है, तो आपको ये ट्रेनिंग जरूरी है, ठीक है। और इसमें ट्रेनी को सिर्फ जेब खर्ची दी जाती है बेटा, द ट्रेनी इज पेड लेस देन द फुली क्वालिफाइड, क्योंकि ट्रेनी तो सीख रहा है ना, तो उसको फुल सैलरी थोड़ा ना देंगे, उसको एक नॉर्मल पॉकेट मनी दी जाती है इस केस में, ठीक है। तो फुली क्वालिफाइड से कम दी जाती है। और ये देखो, व्हेन द ट्रेनी बिकम परफेक्ट, तो वो मास्टर वर्कर चले जाता है और ट्रेनी अपनी जॉब पोजीशन का चार्ज ले लेता है, ठीक है। तो ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो ऑन द जॉब के पढ़ रहे हैं हम। ऑन द जॉब में नेक्स्ट इंटर्नशिप आती है, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगी। इंटर्नशिप आपको पता है, जैसे सीए के अंडर इंटर्नशिप होती है बेटा, ठीक है, लोग सीए के अंडर करते हैं, फाइनेंस मैनेजर के अंडर इंटर्नशिप करते हैं। तो इंटर्नशिप में क्या होता है कि जैसे अब आप मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, मैंने आपको एज एन इंटर्न रख लिया, ठीक है, अब आप मेरे से काम सीखोगे, ठीक है, तो दैट इज अ इंटर्नशिप ट्रेनिंग। तो वो जैसे अप्रेंटिसशिप थी अनस्किल्ड के लिए, बट इंटर्नशिप किसके लिए होती है, स्किल्ड के लिए होती है, ये ध्यान में रखें, ठीक है, ये स्किल्ड के लिए। और बाकी काम सेम है, जैसे अप्रेंटिसशिप में ट्रेनी को लेस पे किया जाता था, इंटर्नशिप में भी जो ट्रेनी होता है उसको सिर्फ पॉकेट मनी दी जाती है, जिसको हम स्टाइपेंड कहते हैं बेटा, ये ध्यान में रखें, विच इज नोन एज स्टाइपेंड। तो इंटर्नशिप बिल्कुल सेम है, ठीक है, कि आप मेरे अंडर इंटर्नशिप कर रहे हो, मैं क्वालिफाइड बंदी हूँ, तो मेरे साथ आप भी सीख रहे हो, तो ये सिर्फ स्किल्ड लोगों के लिए होती है।
और इसमें भी ट्रेनी को पूरा सैलरी नहीं दी जाती, एक लेस अमाउंट दिया जाता है विच इज नोन एज स्टाइपेंड। ठीक है बेटा, तो ये देखो एग्जाम्पल के साथ दे रखा है, ठीक है। तो सिलेक्टेड जो बच्चे होते हैं वो अपनी पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, देखो, ठीक है, कैरी ऑन रेगुलर स्टडी, ठीक है, एज वेल एज वो सीख भी रहे होते हैं। तो कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, कोई सैलरी नहीं दी जाती, नॉर्मली एक स्टाइपेंड दी जाती है बस, वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक है, बस दिस इज इंटर्नशिप। ये दो आ सकते हैं बेटा, ये तो अभी तक कभी बोर्ड में नहीं आया, जस्ट पढ़ लेना, ठीक है, समझ लेना, मेरे अकॉर्डिंग इतना ज्यादा इंसिस्ट मत करना इस पे। इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, इंडक्शन का मतलब इंट्रोडक्शन होता है। तो कोई नया एम्प्लॉय अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहा है ना, तो आप उसको पहले दिन क्या होता है आपको पता है, जब आप कॉलेज जाओगे ना तो फर्स्ट डे आपका ओरिएंटेशन डे होगा, उसमें आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, आपके प्रिंसिपल ये है, सीनियर ये है। तो वैसी कंपनीज में भी होता है, कोई नया बंदा आता है तो उसका इंट्रोडक्शन करवाते हैं, दिस इज इंडक्शन ट्रेनिंग। तो खुद ही दिमाग लगाओ, क्या ये सालों साल इंडक्शन कराते रहेंगे? नहीं, तो फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज होता है इसका टाइम पीरियड, कुछ ही घंटों में करा देते हैं या एक दो दिन में तक इंट्रोडक्शन होता है बस। ये तो ना पूरा एक साल में आपका इंडक्शन ही कराती जा रही हूँ, फिर काम कब कराऊंगी आपसे। तो इट्स टाइम पीरियड इज फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज, ठीक है, दिस इज इंडक्शन ट्रेनिंग। और सिर्फ न्यू एम्प्लॉयज के लिए होती, कि नया एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहा है तो उसको इंट्रोड्यूस कराओ विद रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है भाई, तो इसको खुद ही पढ़ लेना, ये बहुत आसान है, ठीक है। ड्यूरेशन ध्यान करना, फ्यू आवर। अब ये जॉब रोटेशन वगैरह ये सब नहीं है आपके सिलेबस में, कोचिंग वोचिंग सब कटी हुई है। ऑफ द जॉब में सिर्फ एक है वेस्टिबल, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही है ट्रेनिंग है, वेस्टिबल। तो ऑन द जॉब की 3 करनी है, ऑफ द जॉब की 1 करनी है, वेस्टिबल, ठीक है। अब वेस्टिबल ट्रेनिंग का ज्यादातर केस स्टडी पता कैसे आई है? वेस्टिबल ट्रेनिंग में ना डमी मॉडल्स के ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है। डमी मॉडल्स का मतलब क्या है कि अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई मशीन है जो बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, एक्सपेंसिव है, कॉम्प्लेक्स है, मुझे लग रहा है कि आप उसको खराब कर दोगे अगर मैंने सीधा आपके हाथों में दे दिया, तो पहले मैं सेम मशीन का एक डमी मॉडल प्रिपेयर करूंगी, आपको उस पर फुल ट्रेनिंग दूंगी। जब आप परफेक्ट हो जाओगे ना तो मैं आपको एक्चुअल मशीन पे प्लेस करूंगी। तो वेस्टिबल ट्रेनिंग हमेशा ऐसी दी जाती है, सेम एनवायरमेंट क्रिएट करा जाता है ऑर्गेनाइजेशन की तरह, सेम मशीन बनाई जाएगी, पहले आपको उस पर ट्रेन किया जाएगा, जब आप परफेक्ट हो जाओगे देन आपको एक्चुअल जॉब पे डाला जाएगा। तो कभी भी ऐसा आया ना कि भाई सेम एनवायरमेंट क्रिएट हो रहा है, सेम मशीन बनाई जा रही है, पर वर्कर को पहले एक्चुअल पे प्लेस नहीं कर रहे, कहीं और सिखा रहे, तो दैट इज अ वेस्टिबल ट्रेन। एनी दुख तकलीफ किसी को इसमें से तो पूछो, क्लियर है भाई? तो ये स्टाफिंग हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। 5 मिनट में किसी को पानी पीना है तो यहाँ वाले पी सकते, ऑनलाइन वाले भी पी सकते, बस 5 मिनट बोल रही हूँ, फिर मैं शुरू कर, डायरेक्टिंग शुरू कर, डायरेक्टिंग। मैम। हाँ बेटा। मैम, जो आपने कल पढ़ाया था उसका एक बार फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव समझा दो। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है अगर कोई एसेट हम परचेज कर रहे हैं आउटराइट, ठीक है, या फिर हम लीज पे ले रहे, तो पैसा तेरे को किस में चाहिए, परचेज में ज्यादा चाहिए कि रेंट पे ज्यादा चाहिए? परचेज। बस, तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट परचेज में ज्यादा होगी, लीज पे कम होगी, ठीक है। यस मैम। चलो। और मैम, मैंने वो कल आपको जो क्वेश्चन नहीं दिखाया था जिसमें एडिशनल कैपिटल दिया था, हम्म, उसमें ना बेटा वो ओवरऑल। सौम्या देख पता है क्या है, नीचे हम टोटल शेयर से डिवाइड करते हैं, तेरे को पता है ईपीएस जब निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है। तो अगर तू न्यू शेयर भी से भी मार्केट से, अगर मैं डिबेंचर से सारा रेस कर रही हूँ सौम्या, तो क्या हम नीचे की वैल्यू में कुछ ऐड करेंगे? ना। नहीं, बट अगर इक्विटी से रेस कर रही है तो ऐड करेंगी ना यार, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो तेरे बढ़ जाएंगे ना, समझ रही तो है? मैम, उसमें था कि शेयर कैपिटल और हमारे पास पहले से ही 60 है, हम्म एडिशनल 40 चाहिए, हम्म। तो टोटल 10 वो 1 करोड़ कर दिया था हाँ तो ओवरऑल। हाँ तो न्यू शेयर कैपिटल बोल रहा है ना वो, शेयर कैपिटल तेरे को 40 चाहिए। उसने बोला एडिशनल फंड्स 40 चाहिए और वो सारे अमाउंट वो डिबेंचर इशू करके करेगा। फिर कैसे वो 10 से डिवाइड करेगा? उसने 66 लाख से डिवाइड किया है। हाँ तो सही तो करा है, खुद ही मेरे को उल्टा कह रही है। अब देख पहले अरे तूने, नहीं, मैंने आपसे पूछा था तो आपने बोला था वो एडिशनल फंड्स जितना चाहिए होगा उसे वो ईबीआईटी या शेयर कैपिटल ले लेते हैं, तो हमने हाँ ऐड क्यों किया?
अभी तू मुझे कह रही है 60 से डिवाइड करा है, फिर तू मुझे कह रही है कि टोटल कितने से डिवाइड करा है, ये बता। मैम मैंने आपको भेजा है वो क्वेश्चन। अबे यार, सौम्या तू इसको गलत पढ़ रही है भाई। नीचे खुद देख ले, उसने 60 से ही डिवाइड करा हुआ है। अर्निंग पर जब शेयर जब निकाली है, उसने सिर्फ ऊपर वो पागलों की तरह शो कर रखा है कि 10 लाख का, 1 करोड़ का। नीचे खुद देख, उसने 60 से तो डिवाइड करा है अर्निंग पर शेयर जब निकाली है। सौम्या तू गायब तो नहीं हो गई कहीं? अरे समझ आ गया सौम्या? बेटा वॉइस आ रही है मेरी? हाँ मैम अभी आई। हाँ तो आ गया समझ, उसने 60 से तो डिवाइड करा है सौम्या, कहाँ उसने उससे डिवाइड करा है? 1 करोड़ से कहाँ डिवाइड करा है? सही तो करा है उसने। उसने बोला 40 लाख नहीं लेने, बट वो डिवेंचर से, तो उसने डिवेंचर से कहाँ डिवाइड करा है? उसने तो 60 लाख की वैल्यू से डिवाइड करा है। सही तो करा है। तो बस एडिशनल कैपिटल ऐड करने के लिए दिखाया है उसने। हाँ तो उसका कोई यूज ही नहीं है, तभी तो मैंने ऐड कराई नहीं थी तुम्हें। ठीक है मैम। ठीक है, हाँ जी। चलो बेटा शुरू करते, बस 2 मिनट।
मीटिंग ऑन कैसी फोटो है कैसी प्लस 8 ये क्या कर रहे हैं हर्षित छोड़ रहे क्या 20 इसमें आएंगे 8 टोटल वेटेज बना रहे कि 27 तक की तरीके दोनों का सी ऐड वेटेज आज भाई तू पढ़ रहा है कि नहीं यार तेरा डर लग रहा है मुझे क्या समझ रहे हो देखो ये कह रहे क्या समझ रहे हो आप मुझे